स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे और इस क्या जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये हमारा इमीडिएट पास्ट है, ठीक है। कि हमारा जो आज का जो मॉडर्न इंडियन स्टेट है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। वेदर इट इज़ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटी का हमारे जो बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो हमारा ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए क्योंकि यूपीएससी हो जाए, सिविल सर्विसेज के दूसरे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। छोटी सी कहानी है, 250-300 साल की है, ठीक है। और इसमें होता ये है कि देखो, इसको समझने का देखो बस इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम 1947 की बात करें, ठीक है, कि भाई 1947 में क्या हुआ था। 1947 में हुआ ये था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो किससे गया था, कि ब्रिटिश से हो गया था, ठीक है। तो 1947 के अंदर इंडिया क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। तो किससे हो गया था इंडिपेंडेंट, वो हो गया था भाई ब्रिटिश से, ठीक है। आखिर इंडिया अगर इंडिपेंडेंट हुआ है ब्रिटिशर से, इसका मतलब ब्रिटिशर ने रूल भी किया था यहाँ पे, थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर ने यहाँ पे इंडिया में रूल कैसे किया, ये कहाँ से आए, ये इंग्लैंड से यहाँ कैसे आए, और यहाँ पे आके इन्होंने ऐसे रूल कैसे शुरू कर दिए, ठीक है। और रूल करते थे तो इंडियन क्या कर रहे थे, ठीक है। तो ये कहानी सिर्फ इतनी सी है कि ब्रिटिशर का एडवेंट कैसे होता है भारत के अंदर, ठीक है, और फिर इनको यहाँ से भगाया कैसे जाता है। तो ये जो कहानी है बस इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, ये हमारी बेसिक थीम है। अच्छा, होने को तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ठीक है। तो हम इनको ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे, इनका एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या था, ठीक है। तो अगर बात करें तो हुआ क्या था कि अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो अपन अगर समझे कि ये कहाँ से शुरू होती है, तो हम इसको 1707 मानते हैं कि भाई वहाँ से मॉडर्न इंडियन शुरू होती है। इसकी वजह है कि ये डेथ ऑफ औरंगजेब है, ठीक है। औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो उसी का था जो मुगल अम्पायर है, जो मिडेवल हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसकी डेथ हो जाती है। और उससे जो इतना जो मुगल अम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम जब देखते हैं कि भाई 1720 और 25 के बीच में इसके जो रीजनल जो वो थे, जैसे ये इंडिया का अगर मैं आपको मैप बना के समझाऊँ तो ये है सॉरी, ये मैप थोड़ा सही से नहीं बना, लेकिन आपको शायद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ आगरा के अंदर बैठे हैं, और ये है इनका बंगाल, और ये है अवध, और ये है हैदराबाद। तो ये क्या है कि डायरेक्टली अंडर आते थे मुगल अम्पायर के। और जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो इन लोगों ने क्या किया कि इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया, ठीक है। और जब इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली, इधर ये थे कि जो राजपूत थे, ठीक है, हैदराबाद थे, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए। और जो चार नई फोर्सेस थी उनका एमरजेंस होता है, वो कौन थे, यहाँ पे है सिख, और ये जो राजपूत है यहाँ पे बॉर्डर पे है जाट, और फिर ये साउथ के अंदर है मराठा, ठीक है, और इधर है अफगान रोहिला। तो ये जो चार जो नई जो इनके पास थे, जो नई पास थी वो एमर्ज होती है। तो इससे क्या होता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो तो डिक्लाइन हो जाती है इंडिया में, और डिक्लाइन हो गई तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे रीजनल पावर्स आ गए। अब ये वो बैकग्राउंड है, यहाँ पे क्या है कि वैक्यूम है, पॉलिटिकल यूनिट, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो ये आपस के अंदर ये लड़ाइयाँ करते हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जिन्होंने की थी वो थी मराठा से, ठीक है। मराठा वॉज अबाउट टू रिप्लेस मुगल अम्पायर, बट उनको सबसे बड़ा ब्लो लगा था वो 1760 के अंदर लगा था, 61 में लगा था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो और उनका जो ये एक्सपेंड एडवेंचर है, ये इसको बहुत बड़ा धक्का लगा वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा था कि भाई ये जो ब्रिटिशर ये कैसे आ गए, इनमें से तो कोई आ जाता तो समझ में आता कि भाई इंडियन पावर्स हैं ये आ गए, लेकिन ब्रिटिशर ये जो फॉरेन पावर्स हैं छोटे छोटे देश की, इन्होंने यहाँ पे कब्जा कैसे कर लिया। तो इसके पीछे अगर समझेंगे तो कुछ बहुत सारे दूसरे डायमेंशन में, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जैसे आप सबको पता है कि 1498 के अंदर वास्को डी गामा इंडिया आया था, ठीक है। ये था इंडिया, कालीकट आया था। और ये इसका इम्पोर्टेंस ये है, कालीकट के अंदर ये क्यों आया था, ये आया था बाई सी रूट। अब इससे हुआ क्या, सी रूट से आया, तो सी रूट से क्यों आया, तो सी रूट से इसलिए आ गया क्योंकि भाई जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया और ये जो यूरोप है, इसके बीच में जो लैंड का जो रूट है, इससे है अरब, ठीक है, अरब है।
अब अरब की मोनोपोली हो गई, इंडिया और जो चाइना से जो भी जाता है सिल्क और जो स्पाइस है उस पर ये मिडल मैन है, ठीक है। तो ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, यूरोप के लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन ने उस वक्त पोर्चुगीज थे, ठीक है। तो जो यूरोपियन लोग थे उनको वो जो ये कंपल्सन हो गया कि उनको एक सी रूट ढूंढना पड़ा था, ठीक है। तो इसी तहत वास्को डी गामा इंडिया में आया था। अब अच्छा ये सब हुआ कैसे वहाँ पे भी, तो वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसके पीछे ये सब कहानी क्या है कि वो कैसे हो गया। तो वैसे हुआ था कि जैसे इस्लाम जब ग्रोथ किया था तो इनके बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। और उस टाइम पे जो यूरोप था वो ज़्यादातर चर्च के अंदर आ रहा था, ठीक है। चर्च कंट्रोल कर रहे थे उनको। लेकिन जब कॉन्स्टेंटिनोप का फॉल हो गया, कॉन्स्टेंटिनोपल जो उनकी जो सिटी थी जब वो गिर गई, ठीक है। सॉरी, कॉन्स्टेंटिनोपल जब वो गिर गई तो भाई उनको ये जो वो एंशियंट जो ग्रीक और जो रोमन लिटरेचर है उन वो मिला इन लोगों को। तो इन लोगों जब वो मिला तो उससे तीन चीज़ें हुई। जो पहली चीज़ थी वो क्या थी, वो तो थी भाई कि मेंटल लिबरेशन हो गया इनका, ठीक है। मेंटल लिबरेशन क्या हुआ, मेंटल लिबरेशन ये है कि लोग ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को छोड़ के रैशनल बन गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि फिलोसफी जनरेट हुई थी, ठीक है। वो फिलोसफी जनरेट होने से दो काम हुए थे, ठीक है। एक तो हुआ था साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ था, ठीक है, कि लोग रैशनल बातें करने लग गए थे और इरेशनलिटी और जो चर्च के डॉगमेट्स है उनको खत्म किया। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि वहाँ से एक नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से डेमोक्रेसी है, इक्वलिटी है, इन सब चीज़ों को बल मिलने लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ हो रही थी यूरोप के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड की एक सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है और ये देखते हैं इंडिया में कैसे इम्पैक्ट डालती है। डालती है कि जब साइंटिफिक ग्रोथ हुई तो उसका रिजल्ट ये था कि जो नेविगेशन था, ठीक है, उसमें उनको कुछ ग्रोथ मिली और उसका नतीजा था कि जो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका है, जो कोलंबस गया था और इधर अपना वास्को डी गामा इंडिया आ गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गई इस बैकग्राउंड की बात की पोर्चुगीज को। अच्छा, इनको फिर बाकी की सारी पावर्स भी आई थी, पहले पोर्चुगीज आए थे, फिर आए थे डच, फिर डेनिश, फिर आए थे आपके ब्रिटिश और फिर आए थे फ्रेंच। तो इतनी सारी पावर क्यों आ गई, पोर्चुगीज को तो मिल गया रास्ता, फिर क्या हुआ। तो ये थे प्रॉफिट कमा रहे थे कि वो जो मिडल मैन इतना पैसा खा रहे थे ना, वो इनका बचने लग गया, तो इनको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो बाकी कंट्रीज भी वहाँ से इंडिया आने लग गई कि भाई इंडिया में उनको बहुत सारा क्या हो रहा है, फ़ायदा होगा कि ठीक है यहाँ से अगर वो गुड्स लेके जाएंगे और वहाँ की मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा जो पहले अरब्स को एज ए टैक्स देते थे वो इनका बच गया पैसा, ठीक है। अब ये इतनी सी कहानी ये है। अब ये इंडिया में आ गए। अब इंडिया में अगर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो मुगल एम्पायर का तो इंटीग्रेशन होना वैसे तो डिसइंटीग्रेट लेट जाके हुआ था, लेकिन ऐसा हो गया था कि जो सेंट्रल पावर है वो अथॉरिटी कम हो गई। तो इससे जो रीजनल पावर्स बनी, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई ये आपका हो गया बंगाल, ये हो गया अवध, ये हो गया हैदराबाद, इधर आपका और जो मैसूर विजयनगर एम्पायर से आपका मैसूर बन गया, फिर यहाँ पे मराठा नए पावर बन के निकले, राजपूत इंडिपेंडेंट हो गए, जाट है, पंजाब, ठीक है, यहाँ रोयल है। तो बहुत सारी रीजनल पावर्स आ गई और ये 1498 में आए थे, ठीक है। उसके बाद में ये वन बाई वन आके इंडिया में ये सारे व्यापार के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब इनमें क्या हुआ कि पहले तो इनमें आपस में लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। और उनकी वजह दूसरी है कि भाई ब्रिटेन उनमें से क्या हुआ कि इन सबको उसने ब्रिटेन ने क्या किया, बाकियों को हरा दिया, ठीक है। तो ब्रिटेन एमरजेंस हुआ, फिर ब्रिटेन ने क्या किया, वन बाई वन इंडियन स्टेट को बनाना शुरू किया, ठीक है। तो इसका शुरुआत किया उन्होंने बंगाल के साथ 1757, सबको पता है बैटल ऑफ जो पलासी। और उसके बाद बक्सर के इन्होंने अवध को भी हराया और यहाँ के दीवानी राइट ले लिया मुगलों से, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद आपका ये जो ओ, वो जो चार ये आपकी बैटल हुई थी, एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर है, फिर फाइनली डलहौजी के वक्त 1840 के अंदर, 1850 के आसपास, 1849 के अंदर इन्होंने पंजाब को भी एनेक्स कर लिया। तो ऐसे सीरीज के साथ उन्होंने इंडिया को एनेक्स किया, ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी ऐसा था। अब देखो, अब तक मैंने जो आपको बताया वो इतनी सी बात है, ठीक है, कि भाई ब्रिटिशर ने क्या किया, पहले तो अपने साथ वाले जो फॉरेन पावर्स थी उनमें से जैसे पोर्चुगीज़ है, डच है, फ्रांस है, ठीक है, और डेनिस है, इनको हरा के भगा दिया था यहाँ से। और इनका वजह क्या था, इनकी वजह यह थी कि उनके जो वहाँ पे यूरोप में आपस में भी लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है। तो इनके पोर्चुगीज़ को तो पहले ही भगा दिया गया था, ठीक है। फिर ये डेनिस डच थे, इनको बेदारा के अंदर भगाया। और फ्रेंच के साथ तो इनकी 3 एंग्लो कर्नाटिक वार हुई थी, जिसमें फाइनल थी वॉन्डिवोस, ठीक है। तो उससे वॉन्डिवोस से क्या हुआ कि ये जो बाकी के राइवल थे ये इन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को मान लिया था, ठीक है। और ब्रिटेन अब यहाँ पे फॉरेन अब जब बाकी सारी पावर को हरा दिया तो ब्रिटेन ने फिर वन बाय वन इंडियन स्टेट को
के जो रीजनल थे उनको हराया। अब उन्होंने हराया कैसे, कोई सिंगल बैटल तो थी नहीं, तो किसी के साथ मिलिट्री की, फिर ट्रीटी की, फिर डिप्लोमेसी का यूज़ किया, कहीं सब्सिडी अलायंसेस किए, जैसे कि राजपूत स्टेट्स के साथ इन्होंने सब्सिडी अलायंसेस किए, ठीक है। और कहीं इंटरनल डिस्प्यूट के अंदर वो मौका मिल जाता था, तो वो सारी चीज़ें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे क्या कि इन्होंने किया। तो अब अगर आप देखोगे तो हमारी इसको कंक्लूड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो हम 1757 में इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया था, और ये आपके 1850 तक पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बंगाल से पंजाब की कहानी है, ठीक है, जिसमें मिलिट्री, डिप्लोमेसी, ये सब आ रहा है। अब जब ये सब हो रहा था, तो ये ऑलमोस्ट 100 साल के अंदर अगर ये इनका रूल आया, तो इनकी वजह से यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, उस टाइम पॉलिटिकल एवोल्यूशन भी हो रहा था। और 1750 के अंदर ही ब्रिटेन के अंदर एक बड़ी चीज़ और हो रही थी, वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंडिया आबाद ने कॉलोनी जो यहाँ को रो सप्लाई वगैरह दे रही थी, तो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ। इकोनॉमिक ड्रेन हुआ था, लेकिन मतलब था कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज आ रहे थे, नेचुरल रिसोर्स की वजह का जब एक्सप्लोटेशन हुआ, तो इम्पैक्ट किसको किया, तो वो था यहाँ के जो ट्राइब्स थे, जो जंगलों में रह रहे थे, ठीक है, जो मिनरल्स थे या फिर जितनी भी चीज़ें यहाँ से निकाल के लेके जा रहे थे। तो ट्राइबल का इशू आ गया यहाँ पे, ठीक है। ट्राइबल का क्या था, जल, ज़मीन और जंगल, ठीक है, जल, ज़मीन और जंगल। और उसके अलावा जो पीजेंट्स थे, उनको वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको उनकी जो उपज है उसका सही नहीं, कमर्शियल एग्रीकल्चर लेके आ गए थे, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आ गई थी, तो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव थी, ठीक है। उसके अलावा जो इंडियन रूलर्स है वो भी अपनी वो खो चुके थे। तो ये सबका कल्मिनेशन होता है, ठीक है, मिला के सबको देखोगे तो हुआ क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ये हुआ कि भाई लोगों में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट आ गया, और रिजेंटमेंट आने की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो 1857 का रिवोल्ट हो गया। तो रिवोल्ट क्यों हुआ कि पहले बहुत सारी पावर्स आई, उन्होंने आपस में एक दूसरे को हराया, उनमें से एक विक्टोरियस थी, उसने बाकी इंडियन स्टेट पे कब्जा किया, ठीक है। वो उन्होंने जब कब्जा किया, तो उसके रूल की वजह से, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से वहाँ के लोगों को तकलीफ हुई, और वो लोग इकट्ठा होकर उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। तो ये था 1857 के रिवोल्ट, ठीक है। अब इसका जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हम दूसरा जो एस्पेक्ट देखते हैं, वो तो जो पार्ट देखते हैं, वो 1857 से लेके 1947 तक। अब इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि भाई अगर देखो, अगर 1857 की क्रांति को लोग बोलते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फिर इसमें डाउट आता है कि भाई नहीं, ये लोग तो अपने अपने रीजन्स के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। इंडिया वाज ए नॉट ए स्टेट, इस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये वो सब, ठीक है। और 1947 में तो इंडिया के अंदर वो आ भी जाती है स्पिरिट, लोग लड़ भी लेते हैं और ले भी लेते हैं, अपना इंडिपेंडेंस भी लेते हैं। तो ये 90 साल की जर्नी, इसमें क्या होता है, इसके 90 साल की जर्नी में हम देखें, तो वो जो ब्रिटिशर आए थे और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तो उसके साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ हुई थी वो थी साइंस, ठीक है, और रैशनैलिटी। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि जो साइंस के जो अलग अलग जो फील्ड थे, उसके अंदर मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हो रही थी उससे, जैसे कि प्रिंटिंग है, जो आपका लिटरेचर है, इन सब पे काम हो रहा था। तो इन सब पे काम होने से और जो साइंटिफिक एवोल्यूशन था, उसकी वजह से हुआ क्या कि जो इंडस्ट्रीज थी, तो लोगों को अवेकनिंग आने लग गई। और यहाँ का जो अपर इंडियन सेक्शन था, जो ब्रिटेन गया, तो वहाँ पे जब उन्होंने ये पढ़ा कि वाट ब्रिटिश आर प्रीचिंग एंड वाट दे आर प्रैक्टिसिंग, देयर इज द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन। तो अब उनको ये बात समझ में आ गई थी, ठीक है। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि भाई यार, ये इंडिया का एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, और हमें ही इस चीज़ को समझना है। तो ये जो नेशनलिज्म की जो ग्रोथ थी इंडिया में 1857 के बाद, वो अगर देखना, जैसे क्राउन का रूल आ गया 1857 के बाद, ठीक है। तो क्राउन का रूल आ गया, तो उस दौरान एक चीज़ और हुई थी कि नेशनलिज्म का जो ग्रोथ है, वो उसको हम देखेंगे कि वो बहुत बड़ा फैक्टर थी। और नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई, 1885 के अंदर जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ था, वो था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो एक ये भी, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे कि विदेश के अंदर यूनिटी, इक्वालिटी, और लोगों के अंदर कि भाई स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है, वो उसको मतलब कि वो चैनलाइज करें, ठीक है। तो अगर हम इसका ही रिजल्ट देखते हैं, तो अगर आप देखोगे, उसका रिजल्ट देखोगे, आईएनसी में से ज़्यादातर लोग वही थे जो मॉडरेट्स, जिनको बोलते हैं मॉडरेट को अगर बात करेंगे, तो अभी ये सब चीज़ें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि 1905 है, 20 साल बाद ही अगर हम देखते हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट होता है। ये पहला बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट था कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है, इसकी शुरुआत को हुई थी, और इसने लार्जली कवर किया था, ठीक है। तो बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था। और इसके बाद तो एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंट होता है, उसमें से 1920 का नॉन कॉपरेशन है, ठीक है, एनसी में। उसके अलावा आपका 1930 का सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस, ये 2 बार हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वजह से, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट जो वो है मूवमेंट हुए थे
एक ही रोम में। और उसके अंदर अलग अलग चीज़ें और भी हो रही थी बैकग्राउंड के अंदर। जो नेशनलिज्म की जो मैंने अभी बात की, उसके अंदर एक थी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है। अब इंडिया में ये था कि सोशल रिलीजियस ये दोनों साथ क्यों आ रहे हैं, ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट हो रहे हैं। तो रिफॉर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर जो सोशल प्रैक्टिस थी वो लार्जली, जो अपना इनहेरिटेंस था वो था जो रिलीजियस टीचिंग थी उनकी वजह से। इसलिए रिलीजन के अंदर रिफॉर्म भी जरूरी था, तभी सोशल रिफॉर्म हो सकता था। और इसकी जो मेन थीम थी वो थी, उसमें तीन ही एस्पेक्ट थे। वो थे वुमन की ग्रोथ, वुमन के जो राइट्स थे उनकी बात हो रही थी, दलित की हो रही थी, और फिर हो रहा था रिलीजन के अंदर। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम सोशल जो इश्यूज थे उनको एड्रेस कर रहे थे, और उससे अवेकनिंग आए। तो इंडिया, अब आप देखो, एक कंट्री है, ठीक है, उसमें दूसरे पावर्स आके सब्जुगेट कर रही हैं उसको, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, रिवोल्ट किया, और रिवोल्ट के बाद नेशनलिज्म की स्पिरिट डेवलप हो रही है लोगों में, ठीक है। और इसकी वजह से फिर मूवमेंट्स खड़े होते हैं, और वो मूवमेंट्स की वजह से, और उन्हीं दौरान कुछ वर्ल्ड के जो कुछ इफेक्ट होते हैं वो भी इंडिया पे आते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, और खास करके जो सेकंड है, उसके बाद तो ब्रिटेन और जो आपका ये है फ्रांस, इनकी दादागिरी खत्म हो गई थी, और यूएसए और यूएसएसआर दो नए बॉस आ गए, ठीक है। तो ये आ गए, तो फिर इंडिया का इंडिपेंडेंस के पीछे एक भी, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई ये जो जब डीकोलोनाइजेशन हुआ 1947 में, ठीक है। तो ये वो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम, ये मेरा पूरा लेक्चर अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ, तो कंक्लूड करेंगे तो जो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है कि जो फॉरेन पावर्स है, ठीक है, फॉरेन पावर्स जैसे पोर्चुगीज है, या फिर आपका डच है, डेनिस है, फ्रेंच है, ठीक है, ब्रिटिश है, इनका एडवेंट। दूसरा है कि रीजनल पावर्स, कि भाई जो ये तभी तो इंडिया में हो गए, मुगल वीक हो गए, ठीक है। तो जो रीजनल पावर्स थी इंडिया की, ठीक है, जैसे कुछ तो एग्जिस्टिंग थे, जैसे तीन तो वो जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली, जो अवध था, हैदराबाद था, और बंगाल था, राजपूत थे, ठीक है। और उसके अलावा जो कुछ चार नए डेवलप हो गए, जो मराठा का राइज है, जाट है, या फिर सिखों का जो राइज है, वो नया था। तो रीजनल पावर्स थी, उनका उनका कॉन्क्वेस्ट करते हैं फिर ये वन बाय वन ब्रिटिशर, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब एक तो ये कैसे आए थे, उनमें से फिर इन्होंने रीजनल पावर को कॉन्क्वेस्ट किया, और तीसरा था इनकी वजह से जो इन लोगों पे इम्पेक्ट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हो गया, ठीक है। रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, रिवोल्ट के बाद हो गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल किसके हाथ में चला गया, रूल चला गया भाई क्राउन के हाथ में। क्राउन के बाद में, रूल के बाद क्या हुआ कि भाई नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है वो डेवलप होती है। और उसका जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट वो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसके बैकग्राउंड में हो रहे हैं, ठीक है। इन सबसे क्या हुआ, इस सबसे क्या हुआ कि एक सीरीज ऑफ मूवमेंट शुरू होते हैं, और इसमें जो पहला था वो था 1905 का स्वदेशी मूवमेंट, 1920 का नॉन कॉपरेशन, 1930 फर्स्ट और सेकंड सीडीएम, ठीक है। और उसके अलावा 1942 में हुआ था आई थिंक क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये चार बड़े मूवमेंट थे, ठीक है। ये जो चार बड़े मूवमेंट थे जो इंडिया में, और इसी दौरान जो दो बड़े इंसिडेंट होते हैं वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब इसकी वजह से जो हम बाकी सारी चीज़ें, जैसे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हैं, उनके चार्टर एक्ट हैं, जो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड है, या फिर मॉडल मिंटो है 1931 का है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हम इसको क्या है कि लार्ज पर्सपेक्टिव में देखेंगे, मैक्रो लेवल पे देखेंगे, इसके एवोल्यूशन को समझेंगे, और जो बीच में जो फैक्चुअल है, जो डॉट्स हैं, उनको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से फील करते रहेंगे। और फिर जो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको, अगर वो ग्रैप्स कर लिया आपने, तो फिर इट्स इजी टू जो डॉट्स हैं उनमें जो फैक्ट हैं उनको आप मेमोराइज आसान से कर सकते हैं। तो आज आज का लेक्चर यहीं रुक करते हैं, बाकी ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास